हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। चलो हम शुरू करते हैं। जल्दी से शुरू करना है क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना। सबसे पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया एक दैहिक गुणसूत्रों से होने वाला एक अप्रभावी विकार होता है जो हमारे जीन से संबंधित विकार है। क्या है हमारा जीन से संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण हमारा दूसरा एंजाइम का उपपचय नहीं हो पाता है। इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण हमारा जो एलेनाइन नामक एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो हमारा एलेनाइन जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण फिनाइल एलेनाइन का उपपचय करने वाले एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। जो हमारा फिनाइल एलेनाइन एंजाइम होता है, तो उसका उपपचय करने वाले एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। इसके कारण हमारा फिनाइल पाइरूविक अम्ल का विघटन नहीं हो पाता। फिनाइल पाइरूविक अम्ल का विघटन नहीं हो पाता है और यह रुधिर के साथ एकत्रित होता जाता है रहता है, जिससे रोगी के जो शरीर होता है, तो बॉडी होती है, तो उसकी जो स्किन होती है तो वो पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है और उसके मस्तिष्क का विघटन नहीं हो पाता है। मतलब कि उसकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है तो वो नष्ट होती चली जाती है और वह मंदबुद्धि का हो जाता है और वो पागलपंती जैसा बन जाता है थोड़ा बहुत। इसमें अत्यधिक पायरुविक अम्ल का जो अगर विघटन नहीं होगा, अत्यधिक पायरुविक अम्ल क्या होगा, मूत्र के साथ बाहर उत्सर्जित होता है। फिर आएंगे दातर कोशिका अर्कता भी एक दैहिक गुणसूत्र से संबंधित एक अप्रभावी विकार है जिसके जीन दैहिक अप्रभावी गुणसूत्र के रूप में होते हैं। फिर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है, तो छठे अमीनो एसिड में ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है। छठे अमीनो एसिड में ग्लूटानिक अम्ल की जगह पर इसमें क्या होता है, वैलिन नामक अमीनो अम्ल स्थानांतरित हो जाता है, जिससे हमारी जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है वो सिकुड़कर हंसियाकार हो जाती है। जिससे हीमोग्लोबिन की संरचना जो होती है तो सिकुड़ करके हंसियाकार हो जाती है। यह हमारा जो पूरी प्रोसेस होती है, तो हंसियाकार हो जाएगी तो हंसियाकार रुधिराणु कहलाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की विशिष्ट आणविक संरचना बदल जाने के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। हमें यह एक जन्मजात रोग होता है जिसके जीन दैहिक अप्रभावी गुणसूत्र पर होते हैं और यह जो होता है हमारा, तो क्या होता है, अप्रभावी जीन के रूप में होता है। और इसमें सबसे पहले तो हमारा जो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है, तो उसमें जो हमारा ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है, छठे अमीनो एसिड में ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है, उसके स्थान पर वलीन नामक अमीनो अम्ल स्थानांतरित कर दिया जाता है। जिससे हमारी हीमोग्लोबिन की संरचना बदल जाती है और हंसियाकार रुधिराणु को रूप ले लेती है। हंसिया तो देखा होगा, हंसिया बिल्कुल ऐसे होता है, तो हंसियाकार का रूप ले लेती है, जिससे हमारा ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हंसियाकार रुधिराणु जो हमारा वो बोलते हैं जो रोगी होता है, तो उसे हम HbS द्वारा दर्शाते हैं। जो हमारा सामान्य व्यक्ति होता है उसे हम HbA द्वारा दर्शाते हैं। अगर वो विषम युग्मी जी है, HbS है, तो उसमें लक्षण बस दिखाई देंगे, उसकी कुछ भी मतलब कि बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो HbS है, पूर्ण तरीके से रोगी है, तो वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर हमारा गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, गुणसूत्र से संबंधित विकार क्या होता है, तो गुणसूत्र में संबंधित दो हमारे चैप्टर में है, मतलब कि दो हमारे बुक में दिए हैं। सबसे पहला हमारा टर्नर सिंड्रोम और दूसरा हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की जो खोज हुई थी, तो डॉक्टर हेनरी टर्नर ने की थी और इसी के नाम से ही हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जो स्त्री होती है, तो वो उसके गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक की स्थिति पाई जाती है। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, तो कुल गुणसूत्र की संख्या 44 + x0 होती है, जिसे हम 45 गुणसूत्र कहते हैं। कुल 45 गुणसूत्रों की संख्या होती है। 2n-1 से दर्शाते हैं। इस जब गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो इसमें जो हमारी मादा होती है, तो उसमें अंडाशय अविकसित होते हैं, गर्भाशय भी अविकसित होता है, छोटी सी योनि पाई जाती है। उसमें आर्तचक्र नहीं पाया जाता, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाई जाती है और उसमें कई सारे जो वुमेन में लक्षण दिखाई देते हैं, जो हमारे गर्भ में लक्षण दिखाई देते हैं, वो लक्षण विकसित नहीं हो पाते हैं। इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है तो उसका कद छोटा होता है और अंडाशय अल्प विकसित के कारण ये बांझ होती हैं। होने के कारण ये बांझ होती है। इसमें एक्स गुणसूत्र कम होने के कारण
ये केवल स्त्रियों में ही स्थिति पाई जाती है, यह केवल स्त्रियों में ही स्थिति पाई जाती है। इस वजह से ये सबसे पहले स्त्रियों में ही खोजा गया था। जब देखा गया कि इसमें एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति होती है, ये मतलब कि बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। इसमें गर्भाशय, अंडाशय ये अल्प विकसित होते हैं, पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होते। जब ये लड़की सामान्य होती है, जब ये बाल्यावस्था में होती है, तो ये सामान्य लड़की की तरह ही दिखाई देती है। जब ये क्या बोलते हैं, किशोरावस्था में आने पर यह लड़की इससे अंडाशय अल्प विकसित होने के कारण ये बांझ होती है। फिर हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आधी सूत्रता के कारण होता है, जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है। तो वो हमारा किसके कारण होता है, एक न्यून सूत्रता के कारण होता है। उसमें एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता होगी। इसमें एक गुणसूत्र को और ऐड करेंगे, उसमें एक कमी हो रही थी। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जो सबसे पहले खोज की थी डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर ने की थी। इन्हीं के नाम पर हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इन्हीं के नाम पर जब कोई खोज करता है तो उसी के नाम पर हो जाता है। इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाने के कारण इसका जो गुणसूत्र प्रारूप होता है तो 44 + XXY हो जाता है, 44 + XXY हो जाता है। इसमें अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र हो जाने के कारण देखो वाई गुणसूत्र होगा तो फीमेल जैसे वो मेल जैसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अगर अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र है, देखो वाई गुणसूत्र होने के कारण वृषण अल्प विकसित रहेंगे। वृषण व जनन ग्रंथियाँ व सहायक ग्रंथियाँ, जनन अंग व सहायक अंग अल्प विकसित होते हैं। और अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होने के कारण इनमें मादा एवं मादा दोनों का समान लक्षणों का मिश्रण होता है। इसमें जो पुरुष होते हैं हमारे तो वो बांझ होते हैं, पूरी तरीके से बांझ होते हैं, न ये संतान को जन्म दे पाते हैं। कई पुरुष देखे होंगे ज़्यादा गुस्सैल प्रकृति के होते हैं, कई पुरुष देखे होंगे अच्छी प्रकृति के होते हैं, जिनमें एक्स गुणसूत्र अधिक पाया जाता है तो वो अच्छी प्रकृति के होते हैं। जिनमें एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, वाई गुणसूत्र की अधिकता होती है, वो गुस्सैल प्रकृति के होते हैं, कामुक प्रकृति होते हैं। ऐसे पुरुषों की जनन करने की क्षमता अधिक होती है। ये अपराधियों में भी शामिल हो सकते हैं, जैसे किसी का रेप वगैरह होता है तो इसमें भी शामिल हो जाते हैं। वो जो अति नर होते हैं उन्हें हम अति नर कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र प्रारूप होता है तो 44 + XYY हो जाता है हमारा, 44 + XYY हो जाता है। इसमें अति नर की स्थिति पाई जाती है, अत्यधिक वाई गुणसूत्र उपस्थित हो जाता है। इसमें जो हमारा कारण होता है, सबसे बड़ा रीजन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा एक अंडाणु है, 2 शुक्राणु एक ही समय पर निषेचित कर दे तो हमारी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब एक अंडाणु को एक ही समय पर 2 अंडाणु निषेचित करते हैं, जब एक ही अंडाणु को 2 अलग-अलग शुक्राणु एक ही समय पर निषेचित करते हैं, मतलब कि ये भी वाई वाला है, ये भी वाई वाला है, तो दोनों निषेचित करेंगे तो हमारा वाई 2 हो गए, है ना। अगर यदि एक्स वाला और वाई वाला निषेचित करता तो हमारे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की स्थिति होती। अगर ये भी वाई वाला है, ये भी वाई वाला है, दोनों निषेचित करेंगे साथ में अंडाणु को, तो वो क्या हो जाएगी, अतिनर की स्थिति हो जाती है। इनमें क्या होते हैं, ये अपराधियों में शामिल हो जाते हैं, ये अतिनर होते हैं, इनमें जनन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें इंजेक्ट करा करके हम शांत कराया करते हैं इन लोगों को। फिर हमारा आता है डाउन सिंड्रोम, जो कि दैहिक गुणसूत्र से संबंधित एक विकार होता है। जो हमारा डाउन सिंड्रोम है, दैहिक गुणसूत्र से संबंधित एक विकार होता है। इसमें दैहिक गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी के दैहिक गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सी गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी के एकाधी सूत्रता के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो व्यक्ति होता है तो इसमें कद छोटा होता है, मंद बुद्धि होती है, और इसमें जननांग अल्प विकसित होते हैं, जो मतलब कि जैसे कटे होंठ तालू हो गए, ऐसे वगैरह काफ़ी सारे लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। इसमें मिस्टर साइकिल नहीं बनती है, और इसमें जो नर या मादा होती है तो वो बांझ होते हैं। क्या होते हैं, बांझ होते हैं, ये गुस्सैल प्रकृति के होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इनमें क्या होता है, जनन करने की क्षमता तो पाई जाती है, कर सकते हैं, लेकिन बट ये करते नहीं हैं। आदि जो हमारा डाउन सिंड्रोम है तो एकाधी सूत्रता के कारण होता है, वो दैहिक गुणसूत्रों में तो हमारे कई सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं शरीर से संबंधित। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं उनमें हम काय गुणसूत्र भी बोलते हैं। काय गुणसूत्र मतलब कि काया का जो निर्माण करते हैं, जो शरीर का निर्माण करते हैं। अब शरीर का निर्माण करने में कोई सा भी जीन अगर परिवर्तित हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जीनी से जो हमारी शारीरिक संरचना है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। जैसे हमारे कहीं देखा होगा कटे होंठ तालू हो जाते हैं, किसी के देखा होगा कटे होंठ तालू यहाँ से कटे होते हैं, किसी की नाक बिल्कुल सुकड़ी होती है, ऐसे होती है,
अब किसी किसी को ऐसे देखा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो बाय बाय, टाटा, चलते हैं आप सब।